प्लस के में जाओ। इसमें अच्छा ऑप्शन क्या कैमरा चेंज करना पड़ेगा, वो भी इसका ऑप्शन है। हाँ देखिए, आपका जो फोर्थ जो टेस्ट था, जो कि 9/1/2021 को अपना टेस्ट पेपर हुआ था, जिसमें कि डॉपलर इफेक्ट था एक तो टॉपिक, और एक टॉपिक आपका था उसमें ग्रेविटेशन वाला। दोनों के जो क्वेश्चंस थे उनको अपन डिस्कस करते हैं, उनके आसपास की जो थ्योरी है उसको भी अपन लपेटने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, उसके आसपास के जो कॉन्सेप्ट हैं। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप, किसी ग्रह के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने पर जो राशि नियत रहती है, मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली यूं कह दिया कि ग्रहों की गति में कौन सी राशि नियत रहती है, यही हुआ ना। तो बताइएगा चारों में से कोणीय संवेग संरक्षण नियम की क्या होती है, पालना होती है। ध्यान रखिएगा, ये सेकंड में पीछे पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, पहले आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो फर्स्ट में तो आप टिक कर लें, आंसर की के साथ मैच करते जाएं, कोई करेक्शन होगा तो अपन देख लेंगे उसको साथ साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण है। देखो ज्वार और भाटा दो होते हैं, तो किसकी वजह से आता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण। ध्यान रखना कि गुरुत्वीय बल का प्रमाण क्या है, ज्वार का आना। ज्वार का आना गुरुत्वीय बल का क्या है, प्रमाण है। तो किसकी वजह से, चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, फिर भी और ऑप्शन देखें अपन, सूर्य का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, शुक्र का पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के स्वयं। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, फर्स्ट आ गया। इजी क्वेश्चन था, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा आप, देखिए यदि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्मॉल g के मान में उतना ही परिवर्तन होता है जितना पृथ्वी के भीतर गहराई पर, गहराई x पर, गहराई x पर, उसको और आप ऐड कर दें, किस पर होता है, गहराई x पर। और यहां कह रहे हैं x तथा h इज लेस देन क्या है, re, यानी ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में क्या है, कम है। बहुत बड़ा हिंट दे दिया इस क्वेश्चन में कि h लेस देन क्या है, re, मतलब g का कौन सा फॉर्मूला ऊंचाई वाले के लिए, कम वाला ज्यादा वाला, कम वाला फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा है कम वाला, बताइएगा, gh इज इक्वल टू gs 1 - 2h अपॉन में r वाला। और अधिक ऊंचाई वाला कौन सा था, gh इज इक्वल टू gs अपॉन में 1 + h अपॉन में r का होल स्क्वायर। तो यहां कौन सा लगेगा, अपना आप कह दिया इसने इस लाइन से। क्वेश्चन में क्लियर हो गया ना चीज ये। अब देखो, अब आपको ये उस गहराई को d की जगह किससे लिख रहे हैं, x से। d से भी लिख सकते थे अपन, तो क्या दिक्कत है। यहां इसमें x में और अपन को किस में संबंध निकालना है, h में। तो यहां क्या कह रहे हैं, उतना ही परिवर्तन होता है, यानी ऊंचाई पर जाने पर उतना ही परिवर्तन होता है जितना गहराई पर जाने पर हो रहा है। लेकिन गहराई का मान x है, ऊंचाई का मान h है, लेकिन परिवर्तन दोनों के क्या है, बराबर है। यानी कि क्या बात हो गई, बात ये हो गई कि GD इज इक्वल टू GH हो गया। यानी गहराई वाला गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई वाला गुरुत्वीय त्वरण दोनों क्या है, बराबर हैं। ये अपन ने कह दिया। अब यहां ये तो अपने पास सिंपल बात थी कि गहराई के लिए क्या था, GS 1 - D अपॉन में R था, लेकिन यह D की जगह क्या है, X है। तो आप क्या लिख दोगे, X अपॉन में R कह दोगे। और R भी क्या है, RE है। यहाँ अपन ने भी RE कर दिया, क्या फर्क पड़ता है भाई, रेडियस ऑफ अर्थ हो गई, इज इक्वल टू GH। अब H वाले दो फॉर्मूले थे, लेकिन इसने अपना आप ही हिंट दे दिया कि H की वैल्यू RE से क्या है, बहुत ही बहुत कम है, यानी कि मामूली ऊंचाई है, ज्यादा ऊंचाई नहीं है। और मामूली बात होती है तब ऊंचाई वाला फॉर्मूला ये होता है, GS 1 - 2h अपॉन में RE होता है। बस ये बराबर कर दो। यानी एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि ऊंचाई और गहराई दोनों एक ही क्वेश्चन में शामिल हो गई है। अच्छा क्वेश्चन बन गया अपना आप में। तो अभी देखो, GS से GS आपके पास कैंसिल हो गया, 1 से फिर 1 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी गया, RE से RE भी गया,
यानी कि x इज इक्वल टू 2h आ जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। की में भी चेक कर लेना भैया ना, सही आ रहा है। नोट करना चाहे वो नोट कर लो भाई इस क्वेश्चन को ना। जो आपका पेपर है ना, आप क्या करो, इस पेपर के पीछे एक पेज लगा लिया करो खाली, समझ गए आप। पेपर के पीछे एक क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा और उसको फिर स्टेपलर कर दिया करो, सॉल्यूशन जो नोट करो आप, एक खाली पेज लगा लिया करो हर पेपर के साथ, ठीक है ना। हाँ ऐसे लगा लिया करो, सही है। फिर क्वेश्चन नंबर डाल के उसे आप नोट कर लिया करो। क्या तब इसके नाम हो गया, नोट हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पृथ्वी सतह से एक पिंड का पलायन वेग, ये करेक्शन कर लिया करो ना। पृथ्वी सतह से एक पिंड का पलायन वेग वी है, सही है बात। पृथ्वी सतह से 7r ऊंचाई पर उसी पिंड का पलायन वेग होगा, यानी कि सतह पर तो कितना है भैया, वी है। सतह से कितनी ऊंचाई, 7r ऊंचाई पर पलायन वेग कितना होगा। ये क्वेश्चन अपनी सीट में नहीं थे, अलग से हो गए। तो देखो भाई आप याद करो, पलायन वेग का कौन सा फॉर्मूला लेना है, ऑथेंटिक फॉर्मूला लेना है अब आपको काम में, ठीक है ना। क्या था बताइएगा, 2gm अपॉन में स्मॉल r था, स्मॉल r का मतलब r प्लस h। ये फॉर्मूला यूज होगा अब आपके लिए। अब ये फॉर्मूला यूज होगा तो अब देखिए भाई, इसके अंदर वैल्यूज रख के देखिए, 2gm अपॉन में r तो r है, h की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 7r रखेंगे। रख दिए आपने 7r। अगर ऐसा किया है तो फिर इससे आगे की स्टेप्स को फिर देखिएगा, 2gm अपॉन में कितना हो गया, ये 8r हो गया। अब आप गौर करो, रूट ऑफ 2gm अपॉन में r, वो वी था सतह के लिए, यानी कि ये जो इक्वेशन है, मैं इसमें यहां इसके डैश कर देता हूं भाई, नया पलायन वेग है अपने लिए। तो देखिए वी डैश इज इक्वल टू, इसको मैं इस 8 को मत देखो आप, रूट ऑफ 8 को, रूट ऑफ 8 को छोड़ते हुए बाकी बताओ, 2gm अपॉन में r क्या बन गया, वी बन गया ना। कौन सा वी, सतह वाला, सतह वाला वी बन गया, सतह वाला पलायन वेग हो गया। यानी उसे पूरे को क्या लिख दूंगा मैं, वी अपॉन में रूट ऑफ 8। या तो आंसर यो लिखा जाएगा, नहीं तो आप रूट ऑफ 8 को क्या कह सकते हो, वी अपॉन में 2 रूट ऑफ 2 कह सकते हो, है ना। रूट ऑफ 8 भाई, रूट ऑफ 8 का मीन्स क्या है, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 का रूट क्या होगा, 2 रूट ऑफ 2 आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया, थर्ड आ गया ना, वी अपॉन में, ये लो भाई नोट कर लो। वैसे कर दिया होगा ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने, है ना, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन था अपने सीट में ऐसा ही, उसमें r थी शायद, ऊंचाई कितनी थी पता नहीं। हाँ कुछ ऐसा था, 7.92 है ना। आंसर की भी चेक करते रहना भी, कहीं करेक्शन तो नहीं है ना किसी तरह का। हाँ तो एच मैं यही बोल रहा हूँ, मैं आर के बराबर हो गई ऊंचाई, प्रतीक त्रिज्या के बराबर। यहाँ इसमें 7r कह दिया उन्होंने। हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर खड़ा एक व्यक्ति भारहीनता महसूस करे, मतलब हवा में उड़ने लग जाए, तो दिन की अवधि कितनी हो जानी चाहिए, लगभग कह रहे हैं। यानी कि आपको पता है हवा में उड़ने के लिए, भारहीनता होने के लिए पृथ्वी की कोणीय चाल कितनी गुनी हो जानी चाहिए, 17 गुनी, लगभग 17 गुनी। इसका मतलब दिन की अवधि जो वर्तमान में उसकी 17वीं कर दो।
यानी कि दिन की अवधि जो टी डैश होगी वो कितनी होना चाहिए, टी अपॉन में कितनी करोगे बताओ, 17 हो जाएंगे ना। ये नोट में लिखा हुआ है, आपके नोट से मैंने लिखा रखा है, अगर पृथ्वी की कोणीय चाल वर्तमान की 17 गुणी हो जाए तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तुएं हवा में उड़ने लगेंगी, अर्थात भारहीनता की अवस्था आ जाएगी। चाल 17 गुनी होगी तो समय 1/17 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना भाई, स्पीड बढ़ेगी तो समय कम लगेगा। अभी कितना है भाई दिन की अवधि, दिन की अवधि मतलब दिन और रात मिलके 24 है, अपॉन में 17, लगभग भाग दे लो 1.4 आवर्स, है ना, इतने घंटे आ जाएगा। हो गया सेकंड, 100 मिनट हो जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहा है। बताओ 100 मिनट की एक विशेषता क्या है, याद करो 100 मिनट अपन ने कहां लिखा है, ध्रुवीय उपग्रह का परिक्रमण काल है ये 100 मिनट। किनका, ध्रुवीय उपग्रह का आवर्तकाल या परिक्रमण काल, है ना। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना। और इसके लिए बताओ ओमेगा डैश कितना हो जाना चाहिए, 17 इंटू ओमेगा, 17 इंटू ओमेगा, याद क्यों मिल गया भैया, लगभग, है ना। टाइम 1/17 और कोणीय चाल लगभग 17 गुनी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। एक पुच्छल तारे यानी कि धूमकेतु जिसे अपन कहते हैं, पुच्छल तारा या धूमकेतु, है ना, कॉमेट्स। एक पुच्छल तारे की सूर्य से अधिकतम एवं न्यूनतम दूरियां क्रमशः, यानी कि आपको दी हुई है आर मैक्सिमम, ये है 8 इंटू 10⁻12 मीटर, एवं दूसरी है इतनी न्यूनतम यानी कि आर मिनिमम, ये आपको दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻12 मीटर दी हुई है भाई, सही है। जब इस सूर्य के नजदीक है, जब यह सूर्य के नजदीक है तब इसका वेग 60 मीटर पर सेकंड है भाई। सूर्य के नजदीक होने का मतलब पास हो गया तो मैक्सिमम वेग आएगा ये, यानी कि आपके पास v मैक्सिमम दे दिया इसने, वो कितना है 60 मीटर पर सेकंड। जब ये अधिकतम दूरी पर है यानी कि v मिनिमम निकालना है, ये क्वेश्चन हो गया। तो देखो एक चीज तो पहले तो ऑप्शन देखो आप, क्या पता हल नहीं करना पड़े तो, ठीक है ना। यानी कि 60 मैक्सिमम है यानी 60 से कम होना चाहिए, तो कंफर्म हो गया। अब 60 से कम कौन कौन से ऑप्शन है पहले देखो, 60 संभव है नहीं, 112 संभव है नहीं, या तो 12 होगा या फिर 6 होगा। अब ऑप्शन में 50% चांस तो हो गए अपने पास, अगर समय नहीं भी है, हल नहीं भी कर पा रहे हैं, तब इतना तो आइडिया लगा ही सकते हैं। पहले तो 25% ही चांस थे सही होने के, अब क्या हो गया 50% हो गया, या तो सही या फिर गलत। नहीं, पहले गलत होने की संभावना ज्यादा थी। अब अपन को हल करके देखना ही पड़ेगा क्योंकि दो ऑप्शन, एक 6 और एक 12 दे दिया है इस वजह से, ठीक है ना। तो देखिए भाई, अब आपको मैंने एक बता रखा था फॉर्मूला, याद करो भाई। देखो भाई v मिनिमम अपॉन में v मिनिमम, अगर मैं देखूं रेशियो देखूं, और हाँ ये मैक्सिमम करना पड़ेगा अपन को, दोनों ही मिनिमम रह जाएंगे नहीं तो ये हो जाएगा मैक्सिमम। बताइए भाई यहाँ क्या आ रहा था, देखो गौर कर लो, आर मिनिमम आएगा, आर मैक्सिमम आएगा, यही आ रहा है। देख लो फॉर्मूला देख लो आपके पास किया हुआ है। अब आपको v मिनिमम चाहिए ना, v मैक्सिमम कितना है 60, आर मिनिमम 1.6 इंटू 10⁻12, आर मैक्सिमम 8 इंटू 10⁻12, यानी कि v मिनिमम इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में 8 इंटू 60। क्यों? क्योंकि भाई ये तो आपका कैंसिल हो ही गया, ये तो इससे कैंसिल ही हो गया। अब बताओ भैया 1.6 से डिवाइड हो जाएगा ना, किससे, 8 से भी काट लो, किससे भी काट लो, 5, 12 पंजे कितने आ गए 12, क्या आंसर तो है मीटर पर सेकंड में आएंगे ना, आएंगे तो आंसर ये
12 मीटर पर सेकंड आगे कर लो। भाई आपको जैसे फॉर्मूला याद हो ना, आप उसी तरीके से करना, जरूरी नहीं ऐसे लिखे अनुपात के रूप में। आपको अगर याद है वी मैक्सिमम आर मिनिमम इंटू वी मिनिमम आर मैक्सिमम, तो वैसे लिखो आप जैसे आपको याद है, ठीक है ना। जैसे याद है उसको अपन बार बार देखेंगे तो दोबारा जल्दी से याद रहेगा वो। सीट में भी था ऐसा एक क्वेश्चन शायद, उसमें वो नेपच्यून वगैरह कुछ ऐसा था ना, क्या था उसमें। क्या अभी तो नहीं करें, नहीं फागण में करेंगे। अभी तुम खुद ही एब्सेंट चल रहे हो काफ़ी, इस वजह से नहीं कर देते। एब्सेंट चल रहे हो काफ़ी, अगर एब्सेंट ही चल रहे होते हैं ना तो कर देते थे। हो गया नहीं? ये क्वेश्चन तो सही कर दिया होगा आपने सबने, या किसी ने ये भी नहीं किया? कर दिया था नहीं? ये तो भाई जिसने टेस्ट पेपर दिया होगा उसने तो किया ही होगा, खैर सही है ना। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान VES है। कितना दिया है भाई इन्होंने? VES दे दिया। पृथ्वी तल पर एक वस्तु को 2VES वेग से, यानी पलायन वेग के दुगने वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन सीट में नहीं था आपकी में, नया क्वेश्चन है आपके लिए। ग्रहों के बीच के स्थान अंतर्ग्रहीय आकाश में यह किस नियत वेग से गति करेगा? याद करो, मैंने दो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाते वक्त बताए थे। अगर आपने पलायन वेग से कम वेग दिया है तो दो संभावनाएं हैं, या तो वस्तु क्या होगी, ग्रह की परिक्रमा चालू कर देगी, अन्यथा धरातल पर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के बाद वापस से नीचे आ जाएगी। तो यहां तो मामला कम वाला तो है नहीं, यहां मामला कैसा है? ज्यादा वाला है। और जब ज्यादा होगा, पलायन वेग से ज्यादा होगा, तो बाद में बचा हुआ वेग कितना होता है उसका मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया हुआ था, याद कीजिए। V डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ V स्क्वायर माइनस VE स्क्वायर। यहां पर कौन क्या था बताओ? V डैश बचा हुआ वेग था, V क्या था? दिया गया वेग था, VE क्या था? उसका पलायन वेग था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन दे रखा है आपको? V दे रखा है, कितना? 2VE दे रखा है, यानी दुगना हो गया ना उसका। तो बस मान रख दो, ये लो वैल्यूज पुट कीजिए आप इसकी। V का स्क्वायर मतलब ये वाला, यानी कि 2VE का स्क्वायर। मैं VE ले रहा हूं भाई, S ले रहा साथ में ना, इसका स्क्वायर माइनस ये VE का स्क्वायर है। ये बोलिएगा भाई कितना हो जाएगा? 4VE का स्क्वायर माइनस VE का स्क्वायर, यानी कि V डैश इज इक्वल टू कितना रह गया? रूट ऑफ 3VE का स्क्वायर रह गया, यानी कि रूट ऑफ 3VE हो गया ना आंसर। कौन सा आ गया? थर्ड आ गया। सही था ये, क्योंकि ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम किया एक तरह से आप लोगों ने। क्वेश्चन ऐसा है, किसी एग्जाम में पूछा गया, उसमें 3 गुना कर रखा है उसको। कितना कर रखा है? 3 गुना, यानी कि 9 1 8, रूट ऑफ 8 हो जाएगा। रूट ऑफ 8 मतलब 2 रूट ऑफ 2 आ जाएगा उसमें। अंतर्ग्रहीय आकाश में ये वेग, जो वेग बचेगा वो वेग ये हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ VE के ऊपर रूट नहीं है, केवल किन के ऊपर है? 3 के ऊपर है ना, रूट ऑफ 3 है ये। VE के ऊपर नहीं है रूट, पूरा रूट नहीं है मतलब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अब आ गए डॉपलर पे आ गए इसके क्वेश्चन ना। एक श्रोता n आवृत्ति वाले ध्वनि स्रोत की तरफ गति करता है, उसके द्वारा सुनी गई आभासी आवृत्ति 2n है। यदि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो श्रोता की चाल क्या है? भाई ये तो कर दिया होगा, क्या आया था आंसर बताओ? 332। हल करने की जरूरत है या
है ना, कॉपी में किया हुआ है आपकी में। तो ध्यान रखना स्रोता की जो चाल है वी नोट वो किसके इक्वल आती थी, इस कंडीशन में वी के इक्वल आई थी। और एक दूसरा केस और था, उसमें आधी होती थी, दोनों करा के मैंने v/2 होगी, तो इसमें तो v के इक्वल ही है ना, तो v नॉट इक्वल टू v, और v कितना है 332। किया हुआ है क्वेश्चन, नहीं किया हुआ है, किया हुआ है कॉपी में, आंसर चेक कर लो, यही है ना। चलो भाई अगले पे आ जाओ। एक ध्वनि स्रोत किसी स्थिर श्रोता की ओर, स्थिर श्रोता की ओर ध्वनि की 1/10 चाल से गति कर रहा है, तो आभासी आवृत्ति का वास्तविक आवृत्ति से अनुपात क्या है? पहले ये बताओ कौन गति कर रहा है, ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर गति कर रहा है या उसकी दूर जा रहा है, उससे उसकी ओर गति कर रहा है, यानी आवृत्ति बढ़ेगी। तो पहले तो अपन कोशिश ये करेंगे बिना हल करे काम चल जाए, भाई कोशिश ये करनी चाहिए। अगर उसकी ओर जा रहा है मतलब आभासी आवृत्ति ज्यादा होगी आभासी वास्तविक आवृत्ति से, होगी कि नहीं होगी, यानी कि आभासी आवृत्ति यानी कि एन डैश और एन, ये जो अनुपात होना चाहिए किससे ज्यादा होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। ये बात तो क्लियर है। अब 1 से ज्यादा वाले कौन कौन से, पहले उनको ढूंढ ले अपन, क्या पता काम बन जाए, तो कोशिश तो करनी चाहिए ना, और आदत डालनी भी चाहिए। पहला 10/9 1 से ज्यादा है, सही है बात, पहला संभव है। 11/10 ये भी भैया 1 से ज्यादा ही है, इसका मतलब अब तो सोल्व करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ कम होता तो फिर अपन विचार करते क्वेश्चनों में, लेकिन ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं कि अब आपको ये सोल्व ही करना पड़ेगा। चलो अब सोल्व कर लेते हैं, पहले कोशिश अपन यही करें, क्वेश्चन में पहला प्रयास ये रहे कि अपन को सोल्व नहीं करना पड़े, आंसर अपन को मिल जाए इजीली तो ज्यादा अच्छा है। सोल्व तो अपन करेंगे n प्रकार बाद में। तो देखिए भैया स्थिर श्रोता की ओर गति कर रहा है, यानी कि n डैश इज इक्वल टू n v/v और यहां है vs। बताओ प्लस या माइनस, क्यों, क्योंकि आवृत्ति बढ़ेगी, आ गया है ये माइनस। ये लो आपको क्या निकालना था, n डैश अपॉन में n, तो ये यहां आ गया, तो v माइनस vs। देखो v को v रहने दो, यहां पर भी v है, लेकिन vs कितना है बताओ, क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि v डैश कितना है, v/10 है। देख लो 1/10 चाल से गति कर रहे हैं। अब ध्वनि की चाल इन्होंने दी नहीं है, 320 332 जो भी दी थोड़ी है, इन्होंने v मान ली अपन ने। अगर v दिए है तो vs का मतलब v/10। ये लो भाई इसकी सिंपल मैथ सोल्व करो, ये v है, यहां देखो v को कॉमन ले लो ना, 1 माइनस 1/10, v से v कैंसिल आउट हो गया, यानी कि अब आपके पास रह गया है n डैश अपॉन में n इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/10। अब इसे आप सोल्व कर लो, ये लो 10 का एलसीएम हुआ तो कितना हुआ भैया, 10 माइनस 1 1/9/10, तो 10/9। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट, पहला ऑप्शन आ गया, नोट कर लो और आंसर भी चेक कर लेना ना साथ साथ। इसको स्टेपलर कर देना इसके साथ बाद में। कितनों का सही था, हल करने के बाद सही था या बढ़ने के बाद सही हो गया था, हल करने के बाद सही था। कई बार क्या है कि बढ़ने के बाद भी सही हो जाए तो 4 में से एक तो सही हो ही जाता है ना, कराया नहीं, ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, मतलब हाँ इस तरह, हाँ ऐसे क्वेश्चन करा रखे होंगे। ओके
देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ही आएगा क्या? 9 था मतलब वो ना। 450 हर्ट्ज आवृत्ति का ध्वनि स्रोत, यानी कि मूल आवृत्ति n आपके पास है 450 हर्ट्ज, ये आपको इसमें दी हुई है। ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर, श्रोता स्थिर है भाई, ये तो 0 है, हो गया वेग। 33 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, यानी Vs इज इक्वल टू 33 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। श्रोता द्वारा सुनी गई आवृत्ति यानी कि एंडेस आभासी आवृत्ति, ये निकाल ली है। निकालते हैं, देखिएगा एंडेस इज इक्वल टू एन, वी उसकी ओर जा रहा है ना, तो माइनस Vs हो जाएगा। माइनस प्लस कहाँ लगाना है यही ध्यान रखना है आपको। देख लो पूरा एक ही फॉर्मूले का चैप्टर है ये होने को। तुम अब यहाँ आप वैल्यूज पुट कीजिए, n की वैल्यू रख देना है आप 450, जो दे रखी है वही रखेंगे भाई। देखो इसके अंदर भी अपन आंसर ढूंढने का प्रयास करें, उसकी ओर जा रहा है, हो सकता है हल नहीं करना पड़े, कोशिश तो कर सकते हैं ना। क्या तरीका है, उसकी ओर जा रहा मतलब आवृत्ति बढ़ेगी, तो आंसर 450 से ज्यादा ही आना चाहिए, कम आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए ना। 409 पहला ऑप्शन पॉसिबल नहीं, दूसरा भी नहीं। 517 और 500, इसका मतलब हल तो करना ही पड़ेगा भाई, सही है ना। पहले ऑप्शन देख ले, अभी भी 50% चांस तो रह गए अपने पास भाई, या तो ये होगा ऑप्शन या फिर ये होगा। ये तो क्लियर हो गई चीज भाई, कम से कम टाइम नहीं बच रहा है, या फिर और भी कोई समस्या है कि फॉर्मूला याद नहीं आ रहा क्या करना है, इतना तो आइडिया लगा ही सकते हैं, फिर क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है भाई। दो में से अगर एक ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है तो अटेंड करना है। अगर बाई चांस अगर वो सही होता है तो आपको कितने नंबर का डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा। गलत होता है तो फिर भी नेगेटिव में एक क्वेश्चन का तो है, नेगेटिव का है वो भी 1/3 कितना है आपका, ठीक है ना। लेकिन सही हो गया तो बहुत मेजर डिफरेंस आ जाएगा इसमें। हाँ 4 में से नहीं आ रहा है फिर रिस्क नहीं लेना है, फिर पॉसिबिलिटी अपनी गलत होने की ज्यादा है, लेकिन 2 के अंदर तो आप रिस्क ले सकते हैं। अब देखिए भाई v की वैल्यू दी हुई है क्या, देखो अब सुनो, ये सही कह रहा है। अगर यहाँ 33 दिया हुआ है ना, मतलब आपको 320 330 ऐसे होती है तो 333 ले लो, हिसाब थोड़ा सा बैठ जाएगा आपका। ये लो 333 ही ले लो, हो गया ना। अब आ जाओ अपोन में v 333, इससे क्या है कि वैल्यू निकल जाएगी अपने पास फटाफट से, -33। आंसर के अपन पास पहुंच जाएंगे। अगर नहीं दे रखी है तो आप इस वैल्यू को देख करके, अगर ये सपोज करो 32 होते तो मैं 320 कर देता इसे, है ना। चलो 330 ले लो, वो तो क्या है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आंसर निकालना है अपन को तो इसमें से। हाँ लगभग ही निकालते हैं, और क्या करते हैं अपन तो। ये लो 333 कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे ना। अब हिसाब किताब देख लो आप, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 से ये और ये 3 बार। अब 3 तो ये कितने हो जाएंगे भैया, देखो 9 9 9 अपोन में 2। अब तो भाग, अरे कुछ नहीं तो 1000 है, ये मान लो आप, ये कितने 1000 है, 1000 में 2 का भाग दोगे तो लगभग कितने हो गए 500। तो ये लो, तो अपना आप हिसाब मिल गया ना, एक है 500, ये रहा चौथा ऑप्शन आ गया। 300 हो सकता है उससे पूरी वैल्यू आ जाए, अपने तो अप्रोक्स आइडिया लगा लिया कि लगभग 500 आ जाएगा, इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन आंसर तो सामने, ये ढूंढना ही तो है, करना क्या है अपन को। अगर ऐसे अगर आप एक्चुअल वैल्यू लेके बैठ गए तो कैलकुलेशन आप कर नहीं पाओगे, उलझ जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा आपको, है ना। कैलकुलेशन में उलझ जाओगे नहीं तो ऐसे, है ना, नहीं तो कैलकुलेशन में उलझ जाओगे आप। 330 तो 330 से तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 330 से तो इजीली आ जाएगा, बल्कि पूरा ही आ जाएगा। देख हाँ मैं सराउंडिंग देखना है अपन। अब देखो 999 में 2 का भाग थोड़ी देर बैठूंगा मैं इसके अंदर आपके, मैं तो ये लगभग इसे 1000 मान लिया भाई। 1000 है, 1000 मतलब 2 का 500, 500 कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, सारे मिल जाते हैं। हाँ भाई, अगर आप सोचो 999 में 2 का भाग दो आप,
तो 499 पॉइंट ऐसी डिजिट आ रही होगी, तो वो तो आप ढूंढोगे, ऑप्शन ही नहीं है कोई सा, है ना, 500 तो आएगा उसमें ऑप्शन हो, ठीक है ना। ऐसे तो कैसे ढूंढोगे बताओ फिर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये किस किस का सही है? सही है, कितना 20% आ रहा होगा इसमें तो? नहीं, 120% मतलब 20% की वृद्धि। अच्छा ये बात है क्या, वृद्धि पूछिएगा। देखो भाई मैं अपने तरीके से बता देता हूँ, तुमने कैसे किया है वो देखो। कोशिश ये रहेगी, आपको छोटा तरीका है, और इस क्वेश्चन से मैं एक ये चीज़ और बता देता हूँ कि परसेंटेज के क्वेश्चन है उनको अपन कैसे सोल्व करें कहीं। तो देखो 2-3 चीज़ें अपन इससे सीखेंगे। परसेंटेज में चाहे वृद्धि हो या कमी हो, जब भी आपको निकालनी हो तो हमेशा प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का मतलब क्या होता है? उस राशि में कमी बटे उस राशि का प्रारंभिक मान। भाई जैसे प्रतिशत लाभ, लाभ बटा क्रय मूल्य लेते हैं, विक्रय मूल्य लेते हैं, क्रय मूल्य, हमेशा मूल मान लेंगे। इसी तरह से प्रतिशत हानि के लिए क्या करेंगे? हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहां पर भी क्या करेंगे अपन? प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि हो या कमी हो, वृद्धि होगी तो प्लस में हो जाएगी, कमी होगी तो माइनस में हो जाएगी। यानी कि राशि में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक मान इंटू 100। ये हर परसेंटेज के क्वेश्चन का ट्रिक है। आपको हर क्वेश्चन को इसी तरीके से अपन सोल्व किया करेंगे, और इस क्वेश्चन से अपन सीख रहे हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको दिया है इसके अंदर। अब देखो भैया इस क्वेश्चन के अंदर देखो आप, एक श्रोता किसी स्थिर स्रोत की ओर ध्वनि के वेग के 1/5वें वेग से गति करता है। आभासी आवृत्ति में प्रतिशत वृद्धि क्या है? आभासी आवृत्ति में प्रतिशत वृद्धि क्या है, यही पूछ रहे हैं ना। तो देखो भैया कौन गति कर रहा है बताओ? एक श्रोता गति कर रहा है, स्थिर ध्वनि स्रोत है। पहले तो फॉर्मूला ढूंढो है क्या? n डैश इज इक्वल टू n, वी नॉट जीरो थोड़ी है, नहीं है, vs तो जीरो है ना। ये लो भाई, एक श्रोता किसी स्थिर स्रोत की ओर, तो vs तो जीरो हो गया, उसकी ओर हो रहा है, तो यहां क्या आ गया? ये प्लस आ गया। अब आ जाओ देखो, इससे मैं अगर यूं लिख दूं तो कोई गड़बड़ थोड़ी है। n डैश अपॉन में n, v प्लस वी नॉट अपॉन में v। इसका मतलब क्या है? अनुपात अगर पूछें, सुनना ध्यान देखना, अनुपात पूछते तो ये आंसर आ जाता ना, v का मान रख देते, सॉरी v का मान तो v ले लेते, v नॉट का मान v/5 कर देते। जिस थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया है v/10 से, ठीक उसी तरीके से कर देते, इसे आंसर आ जाता। लेकिन इसने पूछा क्या है? प्रतिशत पूछा है। तो ध्यान रखना, जब भी कभी आपके पास अनुपात दे रखा हो तो उसमें गणित की एक विधि है, योगानुपात काम में ले लो। योगानुपात का मतलब होता है या तो प्लस कर दो या माइनस कर दो, दोनों साइड के अंदर आपका काम हो जाएगा। या तो प्लस कर देंगे या फिर क्या कर देंगे अपन? माइनस कर देंगे। ये एक तरीका है। पहले अपन मान निकाल ले, पहले अनुपात बता दूं मैं आपको कितना आ रहा है। देखो देखिएगा भाई, v की वैल्यू को v रहने दिया, v नॉट कितना है भाई? v अपॉन में 5 है, अपॉन में v है, ये तो v है ना, अपॉन 5 थोड़ी है। बताओ भैया देखो, v को तो कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 अपॉन में 5 आ जाएगा, अपॉन में v से v को कैंसिल आउट कर दो। v से v को अगर आपने कैंसिल आउट कर दिया है तो अब देखो, यानी कि सही कह रहे हैं, ये 6/5 ही आएगा। n डैश अपॉन में n इज इक्वल टू, ये है कितना? ये लो भाई 5 तो एलसीएम है, 5 और ये 6 हो गया, 6/5। ये अनुपात आ गया। अगर आपने किसी क्वेश्चन में अनुपात निकाल लिया है तो आपने ये मान लो उसका आंसर भी निकाल लिया है। अब आप इसका योगानुपात कर दो। कैसे योगानुपात? देखो मुझे क्या चाहिए? राशि में परिवर्तन चाहिए ना, दोनों तरफ -1 कर दूंगा। देखिएगा n डैश अपॉन में n -1 इज इक्वल टू, इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना, 6/5 -1 हो गया ना। बस ये लो क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। तो अगर ये आपने ऐसा कर लिया है, बताओ n तो मूल मान है ना, n से n डैश -n आ गया कि नहीं आ गया? इज इक्वल टू बोलो कितना आ जाएगा? 5 तो एलसीएम है ना, कितना आ जाएगा?
आ गया 1/5। अब सुनो ये क्या आ रहा है बताओ, अगर ये पूछे कितना अंश, तो अंश तो आ गया 1/5। पूछे अनुपात आवृत्ति को, एक ही क्वेश्चन में कई, कितना आ गया 6/5। देखो भाई क्वेश्चन के अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन गए अपने पास, वो देखो। अगर आपसे इसमें पूछे अनुपात, तो अनुपात कितना आ गया 6/5। पूछे कितना अंश, तो 1/5 आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन पूछा क्या है प्रतिशत, राशि में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, n डैश माइनस n अपॉन में n, परिवर्तन बटे प्रारंभिक मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये अंश हो गया, इसको 100 से गुणा कर दे तो क्या बन जाएगा परसेंटेज। तो ये लो परसेंटेज क्या हो जाएगी, यानी कि n डैश माइनस n अपॉन में n इनटू क्या कर देंगे आप 100। अगर इधर 100 करेंगे तो उधर भी तो 100 करना पड़ेगा। 1 में 5 इंटू 100 कितना हो गया है 20%। आ गया कि नहीं आ गया। ये लो, इस एक क्वेश्चन में अपन ने 3 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ध्यान दीजिएगा। अनुपात निकाला है नंबर 1, नंबर 2 अंश निकाला है, नंबर 3 आपने क्या निकाली है उसकी परसेंटेज। ऐसे भी तो कर सकते हैं। हाँ बताओ। कि जैसे कि इसमें वेग को 100 मान लिया। बिल्कुल 100 को मान कर सकते हैं। नहीं सर, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। देखो 6/5 गुना 100 बिल्कुल डायरेक्ट 120 आएगा, यानी कि 20% की। हाँ हो गया ना। फिर तो वृद्धि भाई ये अपने पास मान आ जाएगा। तो वृद्धि कितनी हुई 100 से। भाई प्रारंभिक मान को आप क्या मान लेंगे 100 के बाद हाँ बिल्कुल ये कर सकते हैं आप। देखो जैसे आपके जिस तरीके से समझ बैठता हूं ना क्वेश्चन को, उस तरीके से करने की कोशिश करें। मैंने तो ये इस तरीके से इसलिए बताया है ताकि आपके 3 तरह से क्वेश्चन सोल्व हो सके। 3 पैटर्न आ गए, नंबर 1, 2 और 3, यानी 3 क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए एक तरह से इसमें। ये देख लो, इसलिए मैंने इस तरह से बताया। अदरवाइज कैसे करते हैं, प्रारंभिक मान 100 है, 100 से उसके कितना आएगा आंसर 120 हो जाएगा। तो पहले 100 था, अब 120 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा 20% बढ़ गया। ऐसे आप कर सकते हो। जो कमी कितने परसेंट कमी है, कमी हो रही तो माइनस में जाता मान अपना आप जाते। हाँ नोट कर लो इसे ना। ये आप ऐसे लिख लेना भाई आगे, भाई ये तो इसका अंश पूछे तो ये हो गया, अनुपात पूछे तो वो हो गया, और प्रतिशत में वो हो गया ना। मनमोहन, अरे मनमोहन जी आए नहीं क्या जी। अच्छा जब इधर नाम आ रहा है। उस समझ में आ गया हो गए। तीनों अलग अलग स्टेप में ना, अनुपात, अंश और प्रतिशत वृद्धि, है ना। 3 अलग अलग आंसर है, 3 अलग चीज पूछ सकते हैं इसमें क्वेश्चन में। आपके केमिस्ट्री बनते हैं ऐसे, जैसे हमने बोयल का नियम पढ़ा है, P इज प्रोपोर्शनल 1/V। दाब में कितने, इतने से इतना दाब कर दिया, कितने % की वृद्धि हुई आयतन में या कमी हुई, या इतने से इतना आयतन कर दिया, दाब में कितनी वृद्धि हुई। तो इसी तरीके से करने होते हैं क्वेश्चन वो। हाँ तो वे ऐसे क्वेश्चन है वो। हो गया नहीं, कर लिया नोटिस है। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच गए अपन, है ना। अभी तो 9 बच रहे हैं बस, हो जाएंगे फटाफट से अब तो। नहीं फिर आगे केमिस्ट्री क्लास है, हटा दे इसे, इसे ही करेंगे। इतना परेशान नहीं करो तुझे भैया। देखो, एक स्रोत व एक श्रोता एक दूसरे की ओर एक समान वेग 50 मीटर पर सेकंड से गतिमान है। सिंपल क्वेश्चन हो गया, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं भैया दोनों ही, ये भी इधर, ये दोनों एक दूसरे की ओर ही आ रहे हैं। स्रोत Vs और ये V0 दोनों एक दूसरे की ओर, एक समान वेग 50 मीटर पर सेकंड से। भैया इसका वेग कितना है 50 मीटर पर सेकंड है, और इसका भी वेग 50 मीटर पर सेकंड है। दोनों एक समान वेग से एक दूसरे को आ रहे हैं।
आभासी आवर्ती, अब की बार क्वेश्चन उल्टा हो गया। अभी तक के क्वेश्चनों के अंदर मूल आवर्ती दी हुई होती थी और आभासी निकालते थे, यहाँ क्वेश्चन में आभासी दे दिए और वास्तविक आवर्ती पूछी जा रही है। यानी कि एन डैश आपको दी हुई है 435 हर्ट्ज दी हुई है, मूल आवर्ती एन आपसे पूछी जा रही है। अब वही तरीका ढूंढो सबसे पहले तो बिना हल करने का, क्या पता कोई तो भाई निश्चित है एक दूसरे को उड़ा रहे हैं तो आवर्ती तो बढ़ेगी और अच्छी वाली बढ़ेगी क्योंकि दोनों ही बढ़ा रहे हैं। यानी कि आवर्ती मूल आवर्ती इस आभासी से कम होनी चाहिए, 435 से कम। अब बताओ 435 से कम कौन सी है? ये तो सारी कम है क्योंकि पेपर यहाँ का बना हुआ है ना। अगर आपकी आरपीएससी बनाती तो आपको शायद हल नहीं करना पड़ता, संभव यही था कि आपको सोल्व नहीं करना पड़ता, लेकिन अब तो सोल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि बताया तो मैंने ये बात है आपको, तो मुझे तो ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये तो भैया हल ही करना पड़ेगा। तो देखो एक फॉर्मूला कौन सा था आपके पास, वो ये था भाई, सही कह रहा है ये, v प्लस वी नोट v माइनस वी एस, ये लो। एन डैश की वैल्यू क्या रखोगे? 435 रख दो। एन की वैल्यू तो पता करनी है, v की वैल्यू दी है क्या इन्होंने? क्या? नहीं वो तो वी नोट में सुनो, अपन को नहीं दिए 320 ले लो आप उससे, ठीक है ना? क्या किससे? 330 से, चलो 330 से ही कह रहे हैं, यहाँ 320 आ जाएंगे। 330 वो तो अपन तो निकालते वैसे अप्रोक्स है। प्लस कितनी हो गई? 50। ये लो भाई 330 माइनस 50, ये लो। ऐसे ब्रैकेट में दिया होना चाहिए वैल्यू, ध्यान रखना। यहां तो अपन ने कुछ भी ले लिए, लेकिन अगर ब्रैकेट में जो वैल्यू दे रखी है ना वही काम में लेना। अगर वो 430 दे दे तो 430 ही लेनी है फिर। तो 435 ये n, 330 प्लस 50 380, 330 माइनस 50 कितनी हो गई? 280 हो गई। 0 से 0 कैंसिल, 435 इंटू 28 अपॉन में 38 इजिकल टू n। अब बता दो n कितना, कर लो फटाफट कैलकुलेट। कंफर्म आ रहा है? आंसर भी चेक कर लेना, तो 320 ही आ रहा है ना। हो गया कुछ? सब सही है? अभी देखते हैं भाई। अच्छा, अगर ब्रैकेट में 430 430 ही लेनी है फिर आप, क्योंकि आंसर उसी के अकॉर्डिंग है फिर वो। इसका मतलब वो डिजिट इसलिए दी गई होती है ताकि इजीली कैलकुलेट हो जाए वो, समझ गए आप? जैसे 340 दे दी क्वेश्चन में, इसका मतलब 340 इसलिए दिए क्योंकि कहीं ना कहीं 34 आ रहा होगा ताकि वो इजीली कट जाए संख्याएं, इसलिए देते हैं वो संख्या। नहीं तो स्टूडेंट अपने हिसाब से ले लेगा तो फिर कैलकुलेशन में उलझ जाएगा वो, अननेसेसरी। नहीं वो आपको 320 लेनी पड़ सकती है, वो देखना कि फैसिलिटी कहाँ इजीली मिल रही है। नहीं तो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई होगी, वैसे मोस्टली तो 90% तो आपको वी की वैल्यू दी हुई होगी, वो तो अपने क्वेश्चनों में नहीं है, वहां तो क्वेश्चन में दी हुई होगी आपको ना। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, किसी उपग्रह के लिए प्लान वेग का मान 11 किलोमीटर पर सेकंड है। यदि उपग्रह को ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री कोण के पर प्रक्षेपित किया जाए तो प्लान वेग का मान क्या होगा? ये डिपेंड ही नहीं करता एंगल पे, प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता, कंफ्यूज होना ही नहीं है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा ये बात पलायन वेग के लिए लागू होती है, लेकिन प्रक्षेप्य गति जब आप पढ़ोगे तो 45 डिग्री कोण पर परास क्या होगी? अधिकतम। आया हुआ क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड में, शायद पिछली बार आया था, उससे पहले आया था ये कि अधिकतम परास के लिए कितने डिग्री कोण से फेंका जाए? 45 डिग्री कोण से। देखो भैया अब अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की त्रिज्या तथा चंद्रमा की त्रिज्या का अनुपात 10 है।
पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा के गुरुत्व त्वरण का अनुपात 6 है, पृथ्वी के पलायन वेग और चंद्रमा के पलायन वेग का अनुपात क्या है? ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है अपना अपनी कॉपी में, लगभग 8 है ना, 7 पॉइंट कुछ आ रहा था तो लगभग 8 हो गया वो। क्लियर था क्वेश्चन? तो बताने की जरूरत है नहीं शायद, आपकी कॉपी में किया हुआ था वो क्वेश्चन। एक ध्वनि स्रोत का वेग जब स्थिर प्रेक्षक को ध्वनि की आवृत्ति दुगनी महसूस हो, ध्वनि का वेग क्या होगा? किया हुआ है भैया आपका ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपके आया हुआ है लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। 2018 लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन ये आया हुआ था। तो बताओ इसमें क्या होगा? किसका वेग पूछा गया है भाई? ध्वनि स्रोत का वेग जब एक स्थिर प्रेक्षक को ध्वनि की आवृत्ति दुगनी महसूस हो, ध्वनि स्रोत का वेग यानी कि Vs, तो ये क्या होगा? V/2 आया था ना, याद रखो, एक में बराबर है एक में मैंने दोनों क्वेश्चन दे दिए हैं आपको। V की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 330, कितना हो गया? 165 मीटर पर सेकेंड। देखो भैया ये क्वेश्चन इतना इजी दिया है, मैंने वही ऑप्शन दिए हैं सेम पेपर में से दिया है क्वेश्चन आपको। ये इसमें नेगेटिव में और दे रखा है, सुनो, इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया है कि स्टूडेंट नहीं भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत अगर पढ़ा लिखा भी है ना, वो अगर रोल नंबर लिख सकता है तो भी आंसर ढूंढ सकता है। माइनस में संभव ही नहीं है, दोनों के साथ माइनस लगा रखा है चिन्ह, ठीक है ना। माइनस का मतलब उल्टा पक रहा है, दुगना तो होगा ही नहीं, उल्टा थोड़ी पक रहा है उसके। तो ये दोनों ऑप्शन तो पॉसिबल थे ही नहीं। फिर सुनो आगे 330 सोच नहीं सकता, उसके बराबर तोड़ ले, 165 ही आएगा आंसर। हल करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। लेवल स्टैंडर्ड में आया था क्वेश्चन ये। फिर है भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक मोटर गाड़ी 155 कंपन प्रति सेकंड आवृत्ति का हॉर्न बजाते हुए 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से ऊंची दीवार की ओर गति करती है। याद करो ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, तथ्य बताए थे कुछ। जब किसी ऊंची दीवार की ओर जा रहे हो तो कौन सा फॉर्मूला है कि दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, और दूर जा रहे हो तो ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन बन गया ये अच्छा, अपने एग्जाम के लिए भी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। ऊंची दीवार की ओर गति करती है, ड्राइवर द्वारा सुनी हुई परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी, यानी एनडेस पूछ रहा है। ध्वनि का वेग 330 ही लेना पड़ेगा भाई, 330 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो बताओ दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, मतलब एनडेस इज इक्वल टू एन वी प्लस वी नोट वी माइनस वी एस, यही फॉर्मूला काम करेगा ना। अब आपको जो वैल्यूज दी गई हैं वो देखो, 155 यहां लिख देते हैं इन वैल्यूज को, क्या क्या वैल्यूज आपको दी है देखो। एक तो आपको n दिया हुआ है 155 हर्ट्ज, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से ऊंची दीवार की ओर गति करती है, यानी कि V नॉट और VS 172। अरे कितनी है? अरे 72 ये केवल तो बहुत ज्यादा स्पीड कर दी मैंने, कार वाला उड़ जाएगा ना बेचारा। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो सीधा सा तरीका 5/18 से गुणा कर दीजिएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यानी कितना आ गया 20, 36, 5, 20 मीटर पर सेकंड। अब तो काम हो जाएगा क्वेश्चन का भैया आपके, है ना। अब आप क्वेश्चन का काम सल्टा देखो। n कितना है आपके पास? 155। v है आपके पास 330 प्लस 20, 330 माइनस 20, है ना। 155, 330 प्लस 20 350, और ये कितने 10। अब तो 16 हो जाएगा, बताओ फटाफट से, जीरो को तो कैंसिल करो, कट गया ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये लो 5, 35 इंटू 5 175 हर्ट्ज।
कौन सा आ रहा है? फर्स्ट ही आ गया ना। अब जरा इसमें भी वो तरीका तो सोच के देखें, क्या पता किसी में तो तुक्का लग ही जाए। देखो भैया दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे, मतलब आवर्ती बढ़नी चाहिए ना। 155 से ज्यादा किस किस में? 155 पॉसिबल नहीं है। 155 कब होता? जब वो गति नहीं कर रहे होते, डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता। दोनों स्थिर होते तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता। जब तो गति कर रहे हैं ये संभव नहीं है। इसमें क्या हो रहा है? कम हो रही है। इसका मतलब 175 या 190 में से एक ऑप्शन हो गया। ये भी क्वेश्चन 50-50 वाला हो गया ना। चलो नोट कर लो। मेरे को जूलॉजी की स्पेलिंग ही ढंग से पता नहीं है, तो कहाँ सॉल्व करूँगा जूलॉजी के? बता, नाम ही टेढ़े बांके से आते हैं उनके। तुम कैसे याद करते? तुम्हारी हिम्मत है। आते नहीं टेढ़े बांके नाम वो, है ना? कर लिया है, इसे नोट कर लिया ना। यहाँ किलोमीटर पर आवर को जरूर चेंज कर लीजिएगा मीटर पर सेकंड में ना। और ये आपके पास क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है और ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं आएगा, इन दोनों में से एक। अब पता है इसमें 190 क्यों दिया है? क्योंकि स्टूडेंट कई बार इसमें दिमाग क्या लगाएगा पता है कि वो क्या कहेगा, सर ये तो संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। अब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, इसलिए आवृत्ति कुछ ज्यादा ही बढ़ेगी। तो ज्यादा सबसे ज्यादा कौन सा है? 190 वाला। तो इसे टिक करेगा, इसे वो टिक करेगा, कंफर्म है। अगर हल नहीं करेगा तो बिना हल करे टिक करने की अगर कोशिश करेगा तो 190 को टिक करेगा, ने कि 175 को। 175 तब करता जब एक चल रहा होता। यहाँ दोनों आवृत्ति बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? एक की वजह से 20 बढ़ गई तो दूसरी 20 और बढ़ा देगा, टोटल 40। तो कुल मिला करके क्या हो गया? 190 के आसपास पहुंच गया हो तो फिर उसको 190 वाले टिक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डॉपलर प्रभाव का उपयोग नहीं होता है। अब देखो इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट बता दो, थोड़े से सिंपल से। डॉपलर इफेक्ट यूज वहां होता है जहां पर की ध्वनि की तरंग टकरा करके वापस आ रही हो। तो जरा अपन इसके एप्लीकेशन को जान ले। मैंने कहा था जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब इस टॉपिक को ले लेंगे। तो देखिए भाई कैसे क्या क्या है चीजें। तो डॉपलर प्रभाव अपने पास, अगर मैं ध्वनि के डॉपलर प्रभाव की बात करूं तो देखो ध्वनि का डॉपलर प्रभाव, और यहां चलो इसे यहां की जगह यहां लेंगे ना। हाँ, अनुप्रयोग के रूप में लिख सकते हो आप चाहो तो, और सीट में लिखो तो बहुत अच्छी बात है भैया। देखो भैया डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग। अब देखो भैया इसको अपन दो भागों में बांट के देख लें। पहला अपन बात कर लें ध्वनि वाले की, और एक तरंग और होती है, वो कौन है? प्रकाश, या उसे कह सकते हो विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना? हो गई ना। देखो दो तरंगे हैं अपने पास, दोनों में डॉपलर प्रभाव लागू होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब प्रकाश आ गया। ध्वनि के डॉपलर प्रभाव का जो मेन यूज है वो होता है सोनार में। याद रह जाएगा क्या? सोनार का फुल नेम बताओ? साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंगिंग। होता क्या है इसके अंदर? इसमें क्या करते हैं, समुद्र के अंदर जो पनडुब्बी है, सबमरीन बोलते हैं जिसे अपन, उस पनडुब्बी की स्थिति ज्ञात करने के लिए डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? सोनार से ध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं,
वो जो ध्वनि तरंगे हैं पनडुब्बी से टकरा करके जब वापस आएंगी तो उनकी आवृत्ति को नोट करेंगे। अगर वो आवृत्ति बढ़ गई, जो अपन ने भेजी है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बढ़ गई, इसका मतलब पनडुब्बी अपनी ओर आ रही है। आवृत्ति घट गई मतलब पनडुब्बी अपन से दूर जा रही है। युद्ध के समय शत्रु की पनडुब्बी का पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रहेगी चीजें। तो कहां उपयोग है? सोनार में, यानी कि परावर्तन करने में। विद्युत चुंबकीय तरंग में इसका जो उपयोग होता है, तो बताओ, अगर सोनार में अपन ने यूज देख लिया है, अब सोनार के यूज बताओ। सोनार के यूज है एक तो पनडुब्बी के अंदर किसकी स्थिति पता करने में? पनडुब्बी, राडार इसमें आप रहेंगे पनडुब्बी के रूप में आ गया। दूसरा, समुद्र के भीतर चट्टान, चट्टानों की स्थिति पता करने में, चट्टान से ध्वनि तरंग टकरा के आएगी ना वापस। समुद्र की गहराई में, हाँ, समुद्र की गहराई पता करने में इसका उपयोग करेंगे। समुद्र की गहराई भी कितना है, कोई जाके तो देखेगा नहीं उसे नाप करके, तो ऐसे ही पता की जाएगी। इसके अलावा समुद्र में जो बर्फ की जो शिलाएं हैं बड़ी बड़ी, जिसे अपन क्या कहेंगे? हिमखंड। हिमखंड की स्थिति को पता करने में सोनार का क्या होगा? उपयोग होगा। याद करो, ऐसे एक हिमखंड से कौन सा जहाज टकराया था? टाइटैनिक हिमखंड से था वो शायद। तो पनडुब्बी की स्थिति पता करने में इन सब की क्या पता होगी? सोनार से स्थितियां। पनडुब्बी सबमरीन बोलते हैं इसे ना। चट्टानों की स्थिति, समुद्र के भीतर के जहाज टकरा नहीं जाए। समुद्र की गहराई में हिमखंड की, इनकी सबकी स्थिति पता करने में किसका उपयोग होता है? डॉपलर प्रभाव का। फिर अपन बात करें इसके अंदर ध्वनि की तरंग की ही बात कर रहे हैं अपन। देखो किधर ले, कोने में इधर ले लेते हैं ना, इसको छोटा कर सकते हैं ना अपन। ये लो भाई, ये इधर चल जा, देख। देखो भाई, अब अपन बात करें तरंग की, ध्वनि तरंग की बात कर रहे हैं भाई। ध्वनि तरंग इसके साथ ही लिखना, इधर साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट में अलग लिखेंगे चीजें ना, इसी का पार्ट है। देखो भैया, ध्वनि तरंग की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, इसे अपन तीन तरह से, तीन प्रकार की अपन ले सकते हैं। एक तो होती है अवश्रव्य तरंग, हाँ बिल्कुल, यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स हो गई। एक होती है श्रव्य तरंगें, या इसे आप कहते हो सोनिक वेव्स। एक होती है पराश्रव्य, इसे क्या बोलते हो? अल्ट्रा सोनिक वेव्स। इसका उपयोग कौन करता है बताओ? चलने के लिए चमगादड़। ये होती क्या है ये तो पता हो भाई। देखो, जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है, वो तो क्या होती है? श्रव्य तरंगें, जिसको अपन सुन सकते हैं। और अवश्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से कम, और ये क्या होंगी बताओ? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। अब देखो, ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, इनका उपयोग करते हैं अपन ईसीजी में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, या एक और होती है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में क्या है? गर्भस्थ अवस्था के अंदर शिशु की अवस्था का पता करने के लिए है ये। मेनली इसका जो उपयोग है सोनोग्राफी का, वो है रोगों का पता लगाने में। मान लिया कि बच्चा जो है, जो गर्भस्थ शिशु है, उसमें कोई विकार तो नहीं है, लेकिन अब इसका उपयोग कहाँ होने लगे? गर्भपात के रूप में करने लगे इसको यूज में, ठीक है ना। तो अब तो इसको बैन कर दिया शायद। तो पराश्रव्य तरंगें कहाँ काम आती है? ईसीजी में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
यही है नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में। श्रव्य तरंगे जान ही ली, चमगादड़ यूज करता है। श्रव्य तरंगे जिसको अपन सुन सकते हैं ये 20 हर्ट्ज से कम, इसको कौन सुन सकता है? गेंडा, रोम्बस, है ना, रोम्बस। इसका कुछ पक्षी, कुछ जंतुओं में विशेष गुण होता है, भूकंप का एहसास हो जाता है उन्हें। जहाज के अंदर चूहे लेके जाते हैं कुछ लोग, जल जहाज के अंदर, जैसे मान लो कुछ भी तरंगों में चेंज आता है तो उनकी प्रकृति क्या होती है? असामान्य हो जाती है, तुरंत ही पता चल जाता है। अब देखिएगा भाई, ये तो अपने सोनार की बात हुई, ध्वनि की अपन ने बात कर ली है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर अपन बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब प्रकाश का डॉपलर प्रभाव। यहां अपन डॉपलर को यूज करते हैं इनके लिए, अवश्रव्य के लिए यूज करते ही नहीं है, क्योंकि आवृत्ति बहुत कम है उसकी। जिसमें आवृत्ति ज्यादा होगी तभी तो एनर्जी ज्यादा होगी, जा ही नहीं पाएगी ज्यादा दूर तक वो। आवृत्ति इनकी ज्यादा है तो ये ज्यादा काम आती है। हाँ, सोनार में मोस्टली यही काम आती है, अल्ट्रासोनिक को काम में लेते हैं। मोस्टली कौन सी काम में आती है? ये अल्ट्रासोनिक। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, तो एनर्जी ज्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेगी। अब देखो भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग में अगर अपन बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब है प्रकाश तरंग। यहां इसका उपयोग कहां करते हैं? एक तो इसका उपयोग करते हैं राडार में, राडार। अब देखो इसका उपयोग वहां क्यों किया गया? मान लो बहुत अधिक ऊंचाई पर जाना है जहां माध्यम नहीं है, तो बताओ ये तरंग तो वहां संचरण करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी ना, क्योंकि ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम चाहिए होता है। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए माध्यम जरूरी नहीं है। राडार में उपयोग किनका होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग का। कहां काम आती है भाई ये? वायुयान, वायुयान की स्थिति पता करने में, स्थिति पता करने में हो गया उपयोग। कैसे पता करेंगे बताओ? विद्युत चुंबकीय तरंग भेजी जाएगी राडार से, राडार से जाएगी तो वायुयान से टकरा के वापस आएगी, तो फ्रीक्वेंसी से पता चल जाएगा ना। आवृत्ति बढ़ी तो अपनी ओर आ रहा है, घटी तो दूर जा रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, कितना दूर है, सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। अपन भी तो कैलकुलेशन करते ही हैं क्या? क्या कुछ नहीं। अब देखो भाई, राडार में हो गई। फिर अपन इसकी बात करें, राडार का मतलब तो समझ गए आप, है ना। तो सोनार में तो कौन यूज होती है भैया? है ना। अब आ जाओ, वायुयान की स्थिति पता करने में काम आ गया। फिर इसका काम अगला जो यूज होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का डॉपलर प्रभाव के रूप में ही, वो होता है सूर्य की घूर्णन दर ज्ञात करने में। सूर्य की घूर्णन दर ज्ञात करने में, वहां पर भी इसका उपयोग कितनी है? 2 किलोमीटर पर सेकंड सूर्य भी अपनी अक्ष पर घूमता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग और, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की मोटाई की व्याख्या करने में, ये लो भाई। और जो उपयोग बचा वो क्वेश्चन में दे दिया है। अब अपने अपने क्वेश्चन पे आएंगे। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं, देखो फिर आप एक साथ नोट करते रहना। डॉपलर प्रभाव का, डॉपलर प्रभाव का उपयोग नहीं होता है, नहीं पूछा है, नेगेटिव क्वेश्चन है। मतलब ईसीजी में होता है, बिल्कुल होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में भी होता है, ईसीजी और सोनोग्राफी। जहां ईसीजी लिखा है वहीं साइड में लिख लो सोनोग्राफी में भी, इनमें तो उपयोग होता ही है। अत्यधिक उच्च आवृत्ति एक रिसीव रेडियो परास में, इसमें भी होता है। पानी के नीचे नौकायन, नौकायन का मतलब है पानी नीचे कोई भी पनडुब्बी वगैरह उसकी स्थिति पता करने में होता है उपयोग। तो भैया इन तीनों में तो उपयोग होता है। शरीर में मृत कोशिकाओं को ढूंढने के लिए नहीं, यहां काम नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन बन गया अपने पास? 4th आ गया। क्लियर। तो देखो जब आप उपयोग लिखें तो ये भी लिख लेना, ईसीजी में भी उपयोग है, और ये रिसीव रेडियो परास, VOR बोलते हैं शॉर्ट में, उसमें होता है पानी के नीचे नौकायन का मतलब ये समझ गए आप। कहीं बात की थी ना अपने सोनार वाली, है ना, एक डिवाइस है ये,
यूज होता है, जैसे मशीन ईसीजी वगैरह है ना, वैसे ही ईसीजी, जैसे मशीन ईसीजी तो आप पढ़ते हो बायो के अंदर पूरी शायद। हाँ अल्ट्रासोनोग्राफी भी आ जाएगी ना। देखो नाम से देख लेना, अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज होंगी। अल्ट्रा शब्द आ गया ना ये, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आएंगे ना। किसमें? वो भी यही है, 3D चित्र ना, बिल्कुल यही है, इसी को तो बोलते हैं भाई। जो अपन सोनोग्राफी करते हैं उसके अंदर क्या चित्रण लेते हैं, उसको एक ध्यान रखना, डॉपलर ईसीजी और होती है एक कलर डॉपलर बोलते हैं। जैसे कई बार किडनी में स्टोन का पता करने के लिए आपने क्या किया, सोनोग्राफी कराई, सोनोग्राफी में पोजीशन क्लियर नहीं हो पाती कई बार, तो ऐसी स्थिति के अंदर कलर डॉपलर किया जाता है, कलर डॉपलर बोलते हैं उसे। तो वो इसमें भी किसका यूज हो रहा है, इसी का। इससे पता सोनोग्राफी में इससे ये हार्मफुल नहीं है क्योंकि ध्वनि तरंगे हैं, है ना, ध्वनि तरंगे हैं, विकिरण नहीं है, इसलिए इससे हानि नहीं होती है शरीर को ज्यादा। फिर भी देखो कोशिश ये रहनी चाहिए नहीं कराई जाए। एक्सरे बहुत हानिकारक होता है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, वेवलेंथ 12,400 एंगस्ट्रोम के आसपास, यानी कि बहुत ज़्यादा घातक होती है, ऊतक नष्ट होते हैं उससे। देखो एक्सरेज जिसमें ब्रेन का, तो एक्सरे कभी नहीं कराना चाहिए क्योंकि आप तो बायो के इस बात को जानते होंगे कि ब्रेन के अंदर क्या है, न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन्स के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता है, यानी कि तारकाय जंतु कोशिका का, जबकि हर जंतु कोशिका में तारकाय होता है लेकिन उसके अंदर नहीं होता है। और सेंट्रोसोम अगर न्यूरॉन के अंदर नहीं है, इसका मतलब उसका विभाजन नहीं होता है, यानी एक न्यूरॉन नष्ट हुआ फिर दूसरा ही आता है, तो जो उसमें डेटा फीड थे ना वो चले जाते हैं उसके साथ, तभी तो अपन चीज़ को भूल जाते हैं, वो तो फिर दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा फिर फीड करते हैं उसे, उस चिप के अंदर वापस से फिर क्या करते हैं, फीड करते हैं। कोई चीज़ आपको, सर मुझे तो बचपन की चीज़ अभी तक याद है, वो इसलिए याद है क्योंकि आप उसको क्या किया, एक न्यूरॉन से दूसरे तीसरे में बार बार रिपीट करते करते ट्रांसफर करते गए, तो जो लास्ट वाला नष्ट होता गया तो उसमें बच गए, वो उसमें से फिर उसमें बच गया। हाँ फॉर्मेट नहीं होता पूरा, ठीक है ना। और जिसके पूरी तरह से फॉर्मेट हो जाए फिर, है ना, वो तो उसको पता है, फिर हिंदी मूवी वाला डायलॉग चलता है, फिर उसमें वापस से उसी स्थिति में लेके जाओ उसे, ठीक है ना। तो ये होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसलिए ब्रेन का एक्सरे कम से कम विशेष परिस्थिति हो तो ही MRI वगैरह करते हैं। तो राडार, वायुयान की, अब नोट कर लो इस क्वेश्चन को ना, सारी चीज़ें इसके। एंडोस्कोपी शरीर के उस, अरे उसमें तो प्रतिबिंब ही देखते हैं, उसमें तो प्रतिबिंब देखते हैं भाई, आंतरिक अंगों का प्रदर्शन है वो, आंतरिक अंगों का हाँ प्रदर्शन तो है बिल्कुल, पूर्ण आंतरिक प्रदर्शन अंदर डाल करते हैं, बाहर से नहीं है वो। अगर 3D चित्रण है जाए तो फिर ये है जाएगा डॉपलर वाला। किस वो पूछ लें कि भाई किस पे, प्रकाश पर आधारित है, ध्वनि पर, किस पे, ना अपना क्वेश्चन में क्लियर हो जाती चीजें। कर लिया होगा नोट, ये हो गई चीजें क्लियर है तो अब ना। 3 उपयोग अपन को यहाँ इसके में मिल गए भाई, इनको नोट कर लीजिएगा ना साथ साथ ही। देख लो आपको ये रहे तीनों उपयोग, 3 है यार, चौथे पहुंच गया ले भाई, चौथे से हट जा तो ये ले, अब 3 पे बस ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे ना, 17 तक हो गए ना, कर लिया नोट तो कर लिया नहीं बस। हाँ देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, डॉपलर में से थ्योरी लाने की कोशिश करी मैंने आपके क्वेश्चनों की, क्या पता बाई चांस आ जाए तो। प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री को इंजन की सीटी की आवृत्ति पहले बढ़ी हुई और फिर घटी हुई सुनाई देती है, इंजन और यात्री का चलना किस प्रकार होगा। सीधी सी बात है, पहले पास आ रहा है फिर दूर जा रहा है, बढ़ी हुई महसूस होने का मतलब पहले पास आ रहा है फिर दूर जा रहा है, कौन सा हो गया। देखो इंजन और यात्री दूसरे की ओर अग्रसर, फिर तो बढ़ेगी, हर स्थिति में बढ़ेगी। फिर तो इंजन पहले यात्री के नजदीक आता है फिर उससे दूर चला जाता है, यानी उसको पार कर जाता है। पार करने वाले ये नहीं उसको ऊपर से चला गया, उसको पार कर सकता। इंजन तथा यात्री एक दूसरे, नहीं घटेगी इसमें तो, सही है हो गया। तो क्लियर था, थ्योरी क्वेश्चन था। 18 के बाद अगला क्वेश्चन देखो भाई 19, डॉपलर का प्रभाव लागू नहीं होता है, नहीं पूछा है भैया, नेगेटिव क्वेश्चन है। श्रव्य तरंगों के लिए लागू होता है भैया, ये तो अब ये भी पढ़ा है अपन ने,
पराश्रव्य तरंग होता है, चमगादड़ काम में ले लेती है ना। एक चमगादड़ के अलावा और कोई है क्या ऐसा जो कि इन तरंगों का उपयोग करता हो अपने भोजन को ढूंढने के लिए? कौन? डॉल्फिन। और इस नहीं, और बताओ, डॉल्फिन के अलावा और कोई? बाज। और कोई मछली है विशेष मछली? वेल मछली। देखो ये डॉल्फिन और वेल अवश्रव्य तरंग में आ जाएंगी, है ना, यानी कि इंफ्रा के अंदर ले लेंगे अपन उसको। और जो इसके अंदर एक विशेष प्रकार की मछली और है, टोरॉइज कुछ इस तरह से मछली का नाम है, आप देखना, है ना। वो जो मछलियां होती हैं वो भी इन तरंगों का क्या करती है, उपयोग करती है। आपकी एनसीईआरटी बुक में से 9th-10th किसी बुक में है वो। पराश्रव्य तरंगों के लिए लागू होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग तो भी पढ़ी लिया अपन ने। प्रघाती तरंगों के लिए नहीं होगा। प्रघाती तरंग यानी शॉक वेव्स, देखो ये होती क्या है जान लो। ये मैंने जब पढ़ाया था तब बताया था, जब किसी वस्तु का वेग ध्वनि के वेग से ज्यादा होता है तो प्रघाती तरंगें क्या होती हैं, उत्पन्न होती है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, शॉक वेव्स। ये इतनी घातक होती हैं कि खिड़की दरवाजे के शीशे वगैरह क्या होते हैं, टूट जाते हैं। नहीं, मैं यही लिख देता हूं, जब वस्तु का वेग, और मैंने आपको बताई थी कि ध्वनि के वेग से अगर अधिक वेग है तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है ना। और यहां जब वस्तु का वेग ध्वनि के वेग से ज्यादा हो तो शंक्वाकार आकृति में प्रघाती तरंगें, शॉक वेव्स उत्पन्न होती हैं, जिनके लिए डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ये लो, इसका आंसर की मैंने व्याख्या लिख दी है ना। अब लास्ट एक क्वेश्चन और आपका क्या है उसको देख लीजिए, तो नोट कर लिया होगा, है ना। उतार रहे उतार। वेल, अमित जी ने आंसर भेज दिया भाई, वेल मछली भेज दिया आपके लिए। देखो, अरे वेल किस में आती है, मछली है या स्तनधारी में मेरी आती है? देखो भाई, और चमगादड़ पक्षी है क्या, वो भी स्तनधारी है। यदि स्रोत, माध्यम तथा प्रेक्षक के मध्य गति नहीं हो, भाई कोई गति नहीं कर रहा, तो आभासी आवर्ती वास्तविक आवर्ती क्या होगी, बराबर, चेंज ही नहीं आएगा। यानी कि एन डैश इजिकल टू क्या होगा, एन, और इसी को क्या कहेंगे, डॉपलर प्रभाव लागू नहीं। इसका मतलब डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होगा जब कोई भी गति नहीं करेगा तो। ठीक है, यहां आपकी डॉपलर की ग्रेविटेशन की पूरी कहानियां अपनी कंप्लीट हो गई है। अब कल अपन इसके अंदर जो है फ्लूइड का जो चैप्टर था अपना कंप्लीट हुआ था, उसमें सरफेस टेंशन जो टॉपिक है वो स्टार्ट अपन करेंगे, ठीक है ना। हाँ, छोटा ही हो जाएगा वो। आप इसे नोट करके बंद कर लेना, रिकॉर्डिंग बंद कर देना, ठीक है ना।